हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलो में। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे नोबेल प्राइज। कल मैंने आप लोगों को पढ़ाया है आपका ये भारत रत्न के बारे में। ठीक है, तो जितना भी इम्पोर्टेंट डेटा था भारत रत्न से रिलेटेड वो मैं कल पढ़ा चुकी हूँ। आपने अगर वो क्लास नहीं देखी तो देख लेना इस क्लास के बाद। ठीक है, तो देखो, नोबेल जो है अल्फ्रेड नोबेल जी, ठीक है, अल्फ्रेड नोबेल जिन्होंने डायनामाइट की खोज की है, उन्होंने अपने वसीयत में लिखा था, ये स्वीडन से बिलोंग करते थे। उन्होंने अपने वसीयत में लिखा कि जो मेरे आखिरी समय में जो भी इनकी जायदाद थी उसका एक हिस्सा उन्होंने क्या किया, एक बैंक में पूरा का पूरा उसका जितना भी मनी था वो रख दिया और कहा कि जितना भी इंटरेस्ट मिलेगा इससे, ठीक है, जितना भी ब्याज दर मिलेगा उस ब्याज में आप एक काम करना कि जितने भी साइंटिस्ट है जो ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं उनको हर साल कुछ प्राइज मनी जो है, ठीक है, कुछ प्राइज मनी अलोकेट कर देना। अब ये कुछ प्राइज मनी बढ़ते 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 इतनी बढ़ गई कि अगर अभी आप देखोगे तो लगभग 10 करोड़ के आसपास है ये प्राइज मनी। ठीक है, 10 करोड़ के आसपास है प्राइज मनी नोबेल का। तो नोबेल जो प्राइज है, ठीक है, नोबेल जो प्राइज है वो पहले तो सिर्फ 5 कैटेगरी में दिया जाता था, लेकिन अभी ये 6 कैटेगरी में दिया जाता है। पहले जो 5 कैटेगरी में बात कर रही हूँ और फिर एक कैटेगरी इसमें ऐड की गई। तो पहले की 5 कैटेगरी इसमें है, देखो बच्चों, फिजिक्स, ठीक है, इसको याद रखने का बहुत ही आसान तरीका है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसिन। अब मेडिसिन को ये कहते हैं फिजियोलॉजी कहते हैं, ठीक है, फिलोसफी नहीं, फिजियोलॉजी कहते हैं इसको। देन फोर्थ नंबर पे इकोनॉमिक्स, ठीक है, एंड देन लिटरेचर, और फिर लास्ट वन इज पीस। ठीक है, लास्ट वन इज पीस। और जो बाद में ऐड किया गया है, ठीक है, जो बाद में ऐड किया गया है 1968 में, वो इकोनॉमिक्स का ऐड किया गया है। ये पीस जो है ये नॉर्वे की सरकार देती है। ठीक है, मैंने जैसा कहा कि नोबेल जो है अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है, जिनका पूरा नाम था अल्फ्रेड नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल, ये बिलोंग करते थे स्वीडन से। ठीक है, ये बिलोंग करते थे स्वीडन से। तो स्वीडन की जो सरकार है, स्वीडन की जो सरकार है ये देती है ये 5 कैटेगरी में, ठीक है, इन 5 कैटेगरी में नोबेल प्राइज। वहीं अगर आप देखोगे पीस का जो क्राइटेरिया रखा गया है ये नॉर्वे की सरकार देती है। और जो लेटेस्ट वन इसमें ऐड की गई है कैटेगरी वो है इकोनॉमिक्स की कैटेगरी, जो 1968 में ऐड हुई है। ठीक है, और ये जो नॉर्वे में ओस्लो, नॉर्वे की जो कैपिटल है ओस्लो, वहां पे इसका जो है प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी होती है हर साल अक्टूबर महीने में। ठीक है, हर साल अक्टूबर महीने में जो है नोबेल के प्राइजेस बांटे जाते हैं। नॉमिनेशन पहले ही आ जाता है, फिर बाद में जो है नोबेल के प्राइजेस बांटे जाते हैं। अब हमारे लिए इतना क्यों इम्पोर्टेंट है? बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर साल एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अगर कोई इंडियन, ठीक है, अगर कोई इंडियन जीतता है नोबेल प्राइज, वो तो फिर तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है इवेंट। लेकिन फिर भी अगर कोई इंडियन जीत भी नहीं रहा है तो हर साल एग्जामिनर को इतना प्यार है इस पर्टिकुलर टॉपिक से कि वो क्वेश्चन पूछ ही लेगा, हर साल पूछ लेता है। बस यहाँ पे दिक्कत क्या आ जाती है ना कि 6 कैटेगरी में दे रखा है, ठीक है, कोई बात नहीं, हम उसको याद भी कर लेंगे, लेकिन नाम ऐसे होते हैं कि कभी कभी जबान पूरी पलट जाती है, जबान पलट जाती है और याद भी नहीं रहते। कुछ इतने अटपटे से नाम होते हैं, बाप रे, मतलब जो पढ़ा रहा है उसको भी प्रॉब्लम, जो पढ़ रहा है उसको भी प्रॉब्लम, इस तरह का कुछ होता है। तो आप ना कोई ट्रिक बना लेना है, आपको ट्रिक बना के इनके नाम से याद करने, क्योंकि क्या होता है कि हर साल नाम आ रहे हैं। अब ऐसा तो नहीं कि अभी 2022 चल रहा है तो 2022 का ही पूछ लेगा एग्जामिनर, नहीं, एग्जामिनर इतना बदतमीज इंसान हो चुका है कि वो 2020 का भी पूछ लेगा, वो 2019 का भी पूछ लेगा, 2021 का भी पूछ लेगा। लेकिन हम लोग यहाँ पे 2020 और 2021 को कवर करेंगे क्योंकि 2022 का अभी तक आया नहीं है। जैसे ही 2022 के नॉमिनेशन पूरा का पूरा अगर डिक्लेयर कर दिया जाएगा, नॉमिनेशन नहीं सॉरी, जो फाइनल जीत रहे हैं उनका डिक्लेयर कर दिया जाएगा, तो 2021 और 2022 इन दोनों का याद रखो, 2020 को भूल जाओ। लेकिन तब तक, अब अक्टूबर महीना तो आया नहीं, तो तब तक आपको 2020 का भी याद रखना है। ठीक है, आपको 2020 का भी याद रखना है और 2021 का भी याद रखना है। तो इस तरह की चीजें। तो नोबेल जो है, देखो, नोबेल प्राइज शुरू हुआ था 1901 में देना। ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंस 1901, कब से? 1901 में अल्फ्रेड नोबेल के याद में इन्होंने अपनी वसीयत में लिखा था कि भाई एक हिस्सा मेरे जायदाद का पूरा बैंक में जमा करा दो, स्वीडन के बैंक में, और जितना भी इंटरेस्ट आ रहा है वो पे करो। नोबेल प्राइज जो
ह्यूमैनिटी के लिए, जो ह्यूमैनिटी के लिए, पूरी दुनिया के लिए कुछ अच्छा काम कर रहा है, उसको पे करना है। अब जो नोबेल होता है, जैसे 6 कैटेगरी में, तो देखो जैसे फिजिक्स का अगर नोबेल प्राइज है, ठीक है, फिजिक्स का अगर नोबेल प्राइज है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक सिंगल पर्सन को ही देंगे। इसमें ऐसा है कि अगर कुछ 3 साइंटिस्ट है, ठीक है, नॉमिनेशन आए हैं, और सपोज 6 नॉमिनेशन आए हैं, ठीक है, फिजिक्स के लिए ही हर साल के लिए, ऐसे समझो 2022 में 6 नॉमिनेशन आए, वैसे 6 से ज्यादा नॉमिनेशन आते हैं। अभी नॉमिनेट कौन करता है, तो देखो नॉमिनेट करेंगे किस, कोई कंपनी में कोई बहुत ही बढ़िया साइंटिस्ट काम कर रहा है तो उसका नाम नॉमिनेट कर देंगे। कभी कभी सरकारें नॉमिनेट कर देती है, जैसे इंडिया की तरफ से भी नॉमिनेशन जाते हैं, ऐसा नहीं कि नॉमिनेशन नहीं जाते, नॉमिनेशन जाते हैं, हर साल जाते हैं। तो नॉमिनेट करने में आप देखो कम से कम 6 लोगों का नाम आया होगा, ऐसा समझो, सिर्फ एक फिजिक्स के लिए। हाँ, तो अब यहाँ पे ऐसा है कि आपको लग रहा है यार इसमें से 3 बंदे हैं जिन्होंने बहुत ही बढ़िया काम कर रखा है, मतलब इनकी जो रिसर्च है वो दुनिया में सच में बहुत बढ़िया एक बदलाव ला सकती है, ह्यूमैनिटी के लिए, एक इंसानियत के लिए बहुत अच्छा काम कर सकती है। तो आप बोलोगे क्या फिजिक्स का जो ये नोबेल प्राइज है 2022 का, क्या हम इन 3 लोगों को दे सकते हैं? तो जी हाँ, आप दे सकते हो 3 लोगों को। जैसे मैंने आप लोगों को कहा था, भारत रत्न जो है उसमें भी लिमिट दे रखी है कि आप 3 लोगों को ही दे सकते हो, ठीक है, एक साल में सिर्फ 3 लोगों को दे सकते हो। बस एक केस हुआ था 1999 का, तो उस साल में, एक साल में 4 लोगों को दिया था। लेकिन यहाँ पे नोबेल के जो रूल्स है वो बहुत ही अच्छे से फॉलो किए जाते हैं, भारत रत्न की तरह नहीं, यहाँ पे बहुत ही बढ़िया तरीके से। अब ऐसे मत समझो कि वेस्टर्न साइड में वेस्टर्न प्राइस है तो इसलिए मैं उसकी तारीफ कर रही हूँ, नो 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 नो, नॉट लाइक दैट। इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस पढ़ने के बाद ही मैं इसकी तारीफ कर रही हूँ, क्योंकि ये लोग जो अपने रूल्स के बहुत पक्के हैं, ठीक है, जो रूल बना दिया फाइनल उसको कर दिया, इस तरह से चीजें। तो यहाँ पे देखो फिजिक्स में अब 3 लोगों को मैंने चूज किया कि भाई इन लोगों ने तो बहुत बढ़िया काम कर रखा है, तो क्या इन 3 लोगों को फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिलेगा 2022 में? तो जी हाँ मिलेगा, लेकिन जो प्राइज मनी है ये 3 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी, डिवाइड की जाएगी। लाइक अगर 10 करोड़ है समझो, तो अराउंड 3.2 के आसपास, 3.5 के आसपास, समथिंग लाइक दैट कुछ मिल जाएगा उनको, 3 करोड़ ही समझो, ठीक है। तो इस तरह की चीजें इनको मिल जाएंगी, मतलब पूरा का पूरा 10 करोड़ नहीं है, 9 करोड़ 70 लाख समथिंग कुछ तो हो रहा है। आप लोग एक बार चेक कर लेना कि इंडियन रुपीज में वो कितना हो रहा है, ठीक है। लेकिन लगभग अगर डॉलर की कीमत अभी देखोगे तो मुझे लग रहा है कि लगभग 10 करोड़ के आसपास चला जाएगा। तो सपोज अगर हम 9 करोड़ भी कंसिडर करते हैं, ठीक है, अगर 9 करोड़, अगर राउंड फिगर 9 करोड़ कंसिडर करते हैं और 3 लोगों को देना है नोबेल का 2022 का प्राइस, तो 3 लोगों में आपको 3 करोड़ आप दोगे, ठीक है, 3 CR आप दोगे। यहाँ पे ध्यान रखना आप लोगों को। तो यहाँ पे हमने 2 पॉइंट यहाँ ध्यान जो है डिस्कस किए हैं। एक तो 1901 से, ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ईयर है, और आजकल एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन को पता नहीं क्या प्यार आ चुका है ईयर से, वो ईयर इतने पूछ रहा है, ईयर के साथ साथ वो डेट भी पूछ रहा है यार, डेट एंड ईयर पूछ रहा है, मतलब इतनी परीक्षा ले रहे बच्चों की क्या ही बताएं। तो आपको ध्यान रखना है कि 1901 से शुरू हुआ है नोबेल प्राइज देना, ठीक है। नोबेल प्राइज देना कब से शुरू हुआ है? 1901 से शुरू हुआ है, अल्फ्रेड नोबेल की याद में। कौन देता है? स्वीडन, ये स्वीडन की बैंक देती है, ठीक है। स्वीडन और नॉर्वे दोनों इकट्ठा चिपक की देश है, ऐसे बहुत दूर दूर देश नहीं है, एक साथ ही, मतलब नेबरिंग कंट्रीज है, ठीक है, पड़ोसी कंट्रीज है ये, एक दूसरे को पड़ोसी कंट्रीज है, स्वीडन एंड आपका नॉर्वे कौन सा देता है? नॉर्वे देता है आपका पीस का, ठीक है। सबसे लेटेस्ट वन कैटेगरी कौन सी ऐड की गई? इकोनॉमिक्स। कब ऐड की गई? 1968 में, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। और मैक्सिमम कितने अवार्ड दे सकते हैं? तो एक कैटेगरी में आप मैक्सिमम 3 लोगों को अवार्ड दे सकते हो। आप एक भी इंसान को अवार्ड दे सकते हो, लेकिन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वर्क कर रखा है और आपको लगता है कि भाई जितने भी नॉमिनेशन आए हैं उसमें सिर्फ इसी बंदे ने बहुत बढ़िया काम कर रखा है, तो जो नोबेल की कमेटी बैठती है वो एक ही इंसान को दे सकती है। लेकिन यहाँ पे ऐसा है ना कि उनको पता है कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो वो एक कैटेगरी के जो आपके एक कैटेगरी का जो अवार्ड है उसको 4-5 लोगों को दे देगा। इससे क्या होगा कि हमारा डेटा बढ़ जाएगा ना याद करने का, इस तरह से चीजें। अच्छा, नोबेल, क्या नोबेल मरणोपरांत देते हैं? जैसे हमारा भारत रत्न लिखा तो गया है कि पोस्टमसली हम उसको नहीं देते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे केसेस है जहाँ पे पोस्टमसली का मतलब होता है मरणोपरांत दिया जाता है। नोबेल जो है वो पोस्टमसली नहीं दिया जाता, ठीक है। नोबेल जो है वो पोस्टमसली नहीं दिया जाता। 1974 में नोबेल कमेटी ने ये डिसाइड कर लिया कि
हम कभी भी मरणोपरांत नोबेल अब नहीं डिक्लेयर करेंगे, मतलब नहीं डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हाँ, यहाँ पे एक कंडीशन है कि सपोज आज नॉमिनेशन हुआ, ठीक है, और आज रिजल्ट आना है, लाइक कि नॉमिनेशन हो रखा है और उसके 2 महीने के बाद रिजल्ट आता है और फिर उसके 2 महीने के बाद जो है वो अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। तो अब ये जो गैप है, इस गैप ईयर, इस गैप मंथ में अगर इस जो भी गैप आ रहा है डिक्लेयर करने के बाद में देने के जो होता है ना टाइम पीरियड की, भाई सूट बूट सिलवाना होता है, आपको नॉर्वे जाना होता है, स्वीडन जाना होता है, तो उसमें टाइम पीरियड तो लग जाता है, पहले ही डिक्लेयर कर दिए जाते हैं नोबेल, ठीक है, पहले ही डिक्लेयर कर दिए जाते हैं नोबेल। तो अब आप सोचोगे कि भाई अब डिक्लेयर कर दिया यहाँ पे कि ये जीत गया करके, ठीक है, और उसको देना है अक्टूबर मंथ में, तो इस दरमियान इस टाइम पीरियड में अगर कोई मरता है तो क्या मैम उनका नोबेल जो प्राइज है वो छीन लिया जाता है या फिर उसको विड्रॉ कर लिया जाता है? तो नहीं, एक बार आपने कंफर्म कर दिया, एक बार बता दिया और फिर वो बेचारा मर गया, तो फिर शायद हो सकता है कि मतलब लाइक कि कंफर्म करने के बाद मरा तो भी आपको देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि नॉमिनेशन दिया, ठीक है, नॉमिनेशन दिया, अब कंफर्मेशन डेट आ रही है, लेकिन पता चला कि वो मर गया, तो फिर उसको नहीं देंगे, विड्रॉ कर लेंगे। लेकिन एक बार आप डिक्लेयर कर रहे हो और जो सेरेमनी होने वाली है, ठीक है, जो सेरेमनी होने वाली है उसमें ज्यादा टाइम नहीं है और फिर कोई बीच में ही मर जाता है, ऐसे सोचो कि बहुत ही ज्यादा लाइक उम्र बहुत ज्यादा हो चुकी है किसी की और वो ट्रैवलिंग करते करते ही मर गया, मे बी यू नो लाइक कि हार्ट अटैक वगैरह आ गया, तो वहां पे ये होगा कि नोबेल प्राइज दे दिया जाएगा, ऐसे नहीं कि रख लेंगे या फिर विड्रॉ कर लेंगे, ऐसी चीज नहीं होती। लेकिन 1974 से ये डिसाइड कर लिया गया है कि पोस्टमसली हम नोबेल प्राइज किसी को नहीं देंगे। मैम इसके पहले किसी को पोस्टमसली नोबेल प्राइज मिला है क्या? तो जी हाँ, 2 लोगों को पोस्टमसली नोबेल प्राइज मिला है, एक बार 1961 में और एक बार 1931 में, ठीक है, एक बार 1961 में और एक बार 1931 में। याद रखने के लिए बहुत ही बढ़िया ईयर है 1961 1931। 1961 में मिला था डैग हैमर्सफील्ड को पीस के लिए, ठीक है, 1961 में मिला था डैग हैमर्सफील्ड को पीस के लिए, ठीक है। अब आप बोलोगे ये डैग हैमर्सफील्ड ऐसा क्यों लिखा है आपने? तो इसका जो क्या कहते हैं उसको, स्पेलिंग जो है ये ऐसा ही है, ठीक है बच्चों, स्पेलिंग जो है इसका ऐसा ही है। डैग हैमरफील्ड 1961 में मिला था और एरिक कार्लफील्ड इनको लिटरेचर के लिए मिला था, ठीक है, इनको लिटरेचर के लिए मिला था 1931 में, ओके, इनको मिला था लिटरेचर के लिए 1931 में, लेकिन ये पोस्टमसली मिला था। अब हम देखते हैं कि 2021 में किसको मिला है और ये सारी चीजें हमको एज इट इज रट्टा मारनी है बच्चों, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस बनता है तो 1 मार्क हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जैसे नोबेल प्राइज 2021 फिजिक्स का मिल रखा है, ये मिला है आपका सुइकोरो मनाबे जापान, ठीक है, हैजलमन जर्मनी, अब ऐसे ही याद रखो इनका, क्लाउस हैजलमन और आपका परेसी इटली, ठीक है, इन 3 लोगों को मिल रखा है, तो करीबन 3-3 करोड़ रुपए इनको मिल रखे हैं, ठीक है। तो दिस ईयर नोबेल प्राइज ऑफ फिजिक्स इज अवॉर्डेड विद 1/2 जॉइंटली, 1/2 जॉइंटली मतलब इन दोनों को हाफ प्राइज मनी मिली है और ये बंदा 50% लेके गया है, मतलब जो भी प्राइज मनी है 100%, तो उसमें ये 50%, ये 50%, तो ये 50% जो है इटली का बंदा लेके गया और ये 50% में 2 हिस्से गिरे 25% के, जिसमें ये जापान और जर्मनी का जो ये है ये साइंटिस्ट इनको मिले हैं। जो आपके स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं ना, तो वो तो भाई वो तो एग्जामिनर पूछे मत, पता नहीं क्या खा के पेपर निकालता है, वो आपको नाम नहीं पूछेगा, वो पूछेगा पहले नाम तो दे देगा, जैसे आपको दे देगा जैसे सुकर्नो मनाबे, ठीक है, सुकर्नो मनाबे फिजिक्स का इनको नोबेल प्राइज मिला है 2021 का, बताओ ये कहाँ से है? मतलब वो लोग तो है ये भी पूछ लेते कि भाई कहाँ से, कौन से देश से बिलोंग करते हैं। अभी अपने देश का तो इंसान नहीं है, क्या पूछना है इसका, कुछ ढंग का क्वेश्चन पूछ लेता नहीं, लेकिन एग्जामिनर कुछ फूक के बैठता है। स्टेट लेवल के पेपर मुझे सच में पर्सनली मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आते हैं, मैंने मोस्टली इसीलिए स्टेट लेवल के कभी पेपर नहीं दिए हैं, बस 1-2 दिए हैं जिंदगी में, मेरे जितनी भी छोटी जिंदगी है उसमें मैंने एक या 2 पेपर दिए हैं स्टेट लेवल के, क्योंकि मेरे से नहीं होता यार, बिल्कुल भी कुछ भी पूछ लोगे आप लोग और कुछ भी पढ़ लेगा इंसान, यू नो लाइक कि अंडर द सन एवरीथिंग, मतलब नहीं,
आप बोलते हो ना कि यूपीएससी के लिए भी 100% सब कुछ पढ़ना पड़ता है, नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, महा बकवास है जो भी बोलता है ना। सिर्फ आप लोग अगर द हिंदू अच्छे से फॉलो करते हो, ठीक है, और एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लेते हो ना, एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लो तो आपको खुद को पता चल जाएगा कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ से क्वेश्चन नहीं आ रहे। जैसे अभी अगर आप यूपीएससी का पेपर देखोगे 5 जून वाला, इतना आसान पेपर मैंने कभी नहीं देखा यार। लाइक कि मुझे इतना बुरा लग रहा था कि थोड़ा सा मैं एक्चुअली लाइक मैं जाना सोच रही थी कि भाई स्किप करा जाए या फिर समथिंग लाइक दैट, क्योंकि मुझे लग रहा था कि इंटरव्यू का कॉल आ जाएगा मेरा, बट नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। इट्स ओके, लेकिन मैं इस साल फिर से ट्राई करना चाहती थी बट मैंने नहीं किया, मैं गई नहीं पेपर के लिए। और पेपर लाइक इतना बढ़िया पेपर यार, मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है। इट्स ओके, इट्स ओके। लेकिन मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ कि अगर आप सिलेबस पूरा कंप्लीट कर लेते हो और द हिंदू अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप ना यूपीएससी भी अच्छे से निकाल सकते हो और सेंट्रल गवर्नमेंट की भी एग्जाम निकाल सकते हो। हाँ, बस मैं स्टेट गवर्नमेंट का मैं बता नहीं सकती, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट का जो एग्जामिनर होता है ना, जो पेपर सेट करने वाला होता है, पता नहीं क्या सोच के पेपर सेट करता है, गॉड नोस। बहुत ही अपसर्ड सवाल होते हैं, बहुत ही ज्यादा अपसर्ड सवाल होते हैं वहां पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हम ये पढ़ रहे थे कि फिजिक्स के लिए 3 लोगों को मिला है 2021 का, मनाबे, हेजलमैन, परेसी, ठीक है, मनाबे, हेजलमैन, परेसी, फॉर द फिजिकल मॉडलिंग ऑफ अर्थ क्लाइमेट, क्वांटिफाइंग वेरिएबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ प्रिडिक्टिंग ग्लोबल वार्मिंग। तो आपको सिर्फ इतना ध्यान में रखना है, इसके सिर्फ कीवर्ड ध्यान में रखो। कीवर्ड कैसे कि अर्थ क्लाइमेट, अर्थ के क्लाइमेट से रिलेटेड इन लोगों ने काम कर रखा है। अभी पूरा नहीं पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है, वो यूपीएससी के लिए पढ़ना पड़ता है, आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। देन केमिस्ट्री का देखो, केमिस्ट्री का जो नोबेल प्राइज है 2021 का, बेंजामिन लिस्ट जर्मनी और डेविड मैकमिलन यूके, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ असिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस, ठीक है, असिमेट्रिक ऑर्गेनो कैटालिसिस के लिए इनको मिल रखा है, ध्यान में रखना है। तो दोनों के नाम बहुत ही इजी है, बेंजामिन लिस्ट जर्मनी से और डेविड मैकमिलन यूनाइटेड किंगडम से। तो ये बैंक के एग्जाम में भी क्या करता है ना कि नाम दे देता है, जैसे बेंजामिन लिस्ट है, ठीक है, बेंजामिन लिस्ट का नाम दे देगा और पूछेगा फिर ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। ये बैंक के एग्जाम में भी देखने को मिलता है ये चीज, ठीक है। तो केमिस्ट्री का ये है, ठीक है। देन मेडिसिन, मेडिसिन में 2021 का जो नोबेल प्राइज मिला है फिजियोलॉजी और मेडिसिन का, तो वो मिला है डेविड जूलियस यूएसए के और अर्डेम पापापोशियन लिबनन के। देख रहे हो नाम, मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि भाई ये जब नाम प्रोनाउंस करती हूँ मैं तो मेरी जबान सच में ऐसी पूरी पलट जाती है और कहती है कि माफ कर दे मुझे। तो क्या था ये, अर्डेम पापापोशियन, ठीक है, पापापोशियन लेबनान से है और डेविड जूलियस यूएसए से। तो ये याद हो गया, फॉर देयर डिस्कवरीज ऑफ रेसिपिटर फॉर द टेम्परेचर एंड टच। तो इन्होंने कुछ सेंसेस से रिलेटेड, मतलब जो सेंस होती है बॉडी की सेंस, चेतना, उससे रिलेटेड एक कुछ बहुत बढ़िया काम कर रखा है। दैट्स व्हाई इनको 2021 का नोबेल प्राइज मिला है मेडिसिन से रिलेटेड, ठीक है। देन लिटरेचर में, लिटरेचर में देखो अब्दुल रज़ाक गुरना, ये इनका क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, इनका क्वेश्चन आ चुका है इस साल। जितने भी पेपर उठा के देखो गुरना के बारे में क्वेश्चन बने हैं, क्योंकि गुरना एक रिफ्यूजी है और उन्होंने रिफ्यूजी के ऊपर ही किताब लिखा और वो किताब बहुत ही ज्यादा एक्चुअल में क्या कहते हैं उसको, फेमस हुआ, फेम मिला इनको। और इनको 2021 का लिटरेचर का अवार्ड भी मिला, ठीक है, इनको जो है साहित्य का अवार्ड भी मिला है, नोबेल प्राइज लिटरेचर 2021। नॉवेलिस्ट है ये अब्दुल रज़ाक गुरना, याद रखना है अब्दुल रज़ाक गुरना। तो ये फॉर हिज अनकॉम्प्रोमाइजिंग एंड कंपैशनेट पेनिट्रेशन ऑफ इफेक्ट्स ऑफ कॉलोनिज्म and the fate of refugee in the gulf between cultures and continents। तो ये गुरना जो है देखो, ये 1948 में इनका जन्म हुआ था और ये आइलैंड है ज़ांज़िबर करके, ठीक है, एक आइलैंड है ज़ांज़िबर करके इंडियन ओशन में। वहां पे ये इनका जो है ये थोड़ा सा लाइक कि 7-8 साल तक वहां पे रहे और फिर जैसे ही लाइक 7-8 साल के थे तभी ये वापस जो है, वापस नहीं एक्चुअली ये भाग गए इंग्लैंड, ठीक है, एज अ रिफ्यूजी। 1960s के टाइम पीरियड की बात है, आई थिंक 15 साल के हो गए थे ये। एंड ही हैज पब्लिश 10 नॉवेल्स एंड नंबर ऑफ शॉर्ट स्टोरी। तो 10 नॉवेल इन्होंने जो है पब्लिश किए हैं और नंबर ऑफ शॉर्ट स्टोरी जो है इन्होंने पब्लिश कर रखी है। तो इस तरह का ये चीज है। तो अब्दुल रज़ाक गुरना एक्सट्रीम इम्पोर्टेंट है इस साल, हर 2022 का जब तक रिलीज नहीं होता है अवार्ड, तब तक आपको अब्दुल रज़ाक गुरना का नाम अच्छे से याद रखना है, ठीक है। देन पीस, अब पीस में देखो मोस्टली मैं अब ये ऑफ रिकॉर्ड बात कर रही हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे मैंने अवार्ड देख रखे हैं जहाँ पे अगर आप, ठीक है, यूएसए के एंटी पार्टी में हो, जैसे रशिया क्या है
एंटी पार्टी है, तो रशिया के खिलाफ रशिया का ही कोई सिटीजन बात उठाता है तो यूएस जो है उसको नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट कर देता है और उसको नोबेल प्राइज मिल भी जाता है। बहुत ज्यादा यहाँ पे प्रोबेबिलिटी होती है कि उसको नोबेल प्राइज मिलेगा। जैसे अब देखो, ये है आपका दिमित्री मोरोतोव, रशिया का ही है, ये जर्नलिस्ट है, तो वो पुतिन के खिलाफ बहुत सारे ऐसे आर्टिकल्स वगैरह छाप रहा था वहां पे, और पुतिन के जो भी वहां पे लाइक की जो भी प्लानिंग वगैरह चल रही थी उसके बारे में वो बहुत ज्यादा एक तरह से लोगों को अवेयर कर रहा था। तो ये यूएसए के नजर में आ गया और यूएसए ने नहीं, नॉर्मली इसको नॉमिनेट कर दिया गया दिमित्री मोरोतोव को पीस प्राइज के लिए, और इसको मिला भी 2021 का पीस प्राइज। वैसे ही मारिया रेसा बिलोंग करती है फिलीपींस से, फिलीपींस का डिक्टेटर है। फिलीपींस का जो वहां पे देखो, फिलीपींस का जो हेड है वो एक काइंड ऑफ डिक्टेटरशिप है, बहुत ही ज्यादा क्रूएल है वो एकदम। ऐसे समझो जैसे ड्रग के केस में अगर आप पकड़े जाते हो तो वहां पे सजा वजा नहीं है, डायरेक्ट मौत मतलब बहुत हार्ड लाइनर है। और उसको स्पेशली फिलीपींस को यूएसए पसंद नहीं है, ठीक है। उसने डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ भी एक कोई ऐसी बकवास, लाइक नॉट बकवास, समथिंग लाइक दैट, बट कुछ ऐसा कहा था, कुछ गाली वाली दी थी, ऐसे कुछ हुआ था। 2018 या 2019 की बात है ये, कि कुछ गाली वाली बक दी थी उसने ऐसे। तो फिलीपींस में भी अगर आप कुछ देखते हो तो फिलीपींस भी थोड़ा सा एंटी यूएसए है, ठीक है, एंटी यूएसए या फिर एंटी यूरोप कहो, ठीक है। तो यहाँ पे यही बात है ना कि भाई यूरोपियन कंट्रीज है, तो यूरोपियन कंट्रीज अगर उनके एंटी पार्टी में किसी तरह का कोई बात चल रहा है और उन्हीं के लोग, मतलब कि जैसे रशिया का ही कोई, या फिर जैसे मारिया रेसा फिलीपींस की जर्नलिस्ट है, तो उन्होंने भी डिक्टेटर, जो भी वहाँ का डिक्टेटर है उसके खिलाफ बातें करना शुरू की, तो उनको पीस प्राइज दे दिया। तो आप बोलोगे मैम क्या नोबेल प्राइज भी थोड़ा सा मैनिपुलेटिव होता है? तो जी हाँ, मैनिपुलेटिव होता है। बस कौन सी चीज में मैं बताती हूँ आपको, पीस में और लिटरेचर में, यहाँ पे मैनिपुलेशन कर सकते हो आप। बाकी तो सारा का सारा देखो, ये पूरा का पूरा साइंस है, जैसे फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ठीक है, आपका मेडिसिन हो गया, यहाँ पे तो साइंस है। यहाँ पे अगर साइंटिस्ट को नहीं दोगे और किसी को भी उठा के दे दोगे तो वहां पे तो नहीं चलेगा। लेकिन मैनिपुलेशन इस दो कैटेगरी में कर सकते हो आप, ठीक है, इन दो कैटेगरी में मैनिपुलेशन कर सकते हो। तो देखो 2021 का जो नोबेल पीस प्राइज है, ये मारिया रेसा, ये फिलीपींस की, ये भी क्वेश्चन आ चुका है, मारिया रेसा के बारे में क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में। बहुत सारे स्टेट लेवल के एग्जाम में मैंने मारिया रेसा का क्वेश्चन देख रखा है, ठीक है। दिमित्री मोरोतोव, रशिया, फॉर देयर एफर्ट्स ऑफ सेफगार्ड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन व्हिच इज अ प्री कंडीशन फॉर डेमोक्रेसी एंड लास्टिंग पीस, ठीक है। तो यही सारा है ये चीज। मारिया रेसा जो है फ्रीडम फाइटर, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी अगर आप पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। देन है इकोनॉमिक साइंसेस। तो इकोनॉमिक साइंसेस, तो द रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस हैज डिसाइडेड टू अवार्ड द, ये उस बैंक का नाम है, ठीक है, उस बैंक का नाम है, क्या नाम है इसका, सर्विजिस रिक्स बैंक प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेस 2021 विथ 1/2 टू डेविड कार्ड, कनाडा के, फॉर हिज empirical contribution to labor economics, ठीक है, लेबर इकोनॉमिक्स में उन्होंने बहुत बढ़िया काम कर रखा है। एंड अदर हाफ जॉइंटली टू जोशुवू एंग्रिस्ट यूएसए और ग्विडो इम्बेन्स, ठीक है, नीदरलैंड के, फॉर देयर मेथोडोलॉजी कंट्रीब्यूशन टू द एनालिसिस ऑफ कैजुअल रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे ध्यान में रखना है आप लोगों को। तो इनके नाम या ध्यान में रखो, ठीक है। अभी किसको कितने पैसे मिले वो ध्यान में नहीं रखना है आपको, इतना ध्यान में रखना है इनके नाम क्या है और ये कहाँ से बिलोंग करते हैं। जैसे डेविड कार्ड, ये बिलोंग करते हैं आपके कनाडा से, ठीक है, जोशुवू एंग्रिस्ट यूएसए से, और ग्विडो इम्बिन्स ये नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं? नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं। अच्छा, जो नीदरलैंड से बिलोंग करते हैं उन लोगों को डच कहा जाता है। क्या कहा जाता है? डच कहा जाता है। जो नीदरलैंडर या ऐसे वैसे नहीं, जैसे इंडिया से बिलोंग करते हैं हम क्या कहते हैं? इंडियन। चाइना से बिलोंग करते तो चाइनीज, ठीक है। फिलीपीन से बिलोंग करते फिलिपीनीज। लेकिन अगर कोई नीदरलैंड से बिलोंग करा तो उसको नीदरलैंडर ऐसे कुछ नहीं कहते, उसको कहते हैं डच, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? डच। जैसे हम कहते हैं ना कि नॉर्मली हम क्या कहते हैं कि जो इन्विजन हो रखा है, ठीक है, जो मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ाती हूँ मैं आप लोगों को, आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, मेरे एप्लीकेशन पे जाके देख लेना, मैंने मॉडर्न हिस्ट्री शुरू कर दी है। तो हम वहाँ पे क्या कहते हैं कि पहले पोर्तुगीज आए, ठीक है, फिर बाद में डच आए, ठीक है, फिर इंग्लिश आए और देन फ्रेंच आए। तो डच माने कौन? नीदरलैंड के लोग थे वो, ठीक है, ये नीदरलैंड के लोग थे। तो नीदरलैंड के लोगों को डच कहा जाता है, ये ध्यान में रखना है। इस साल 100% क्वेश्चन बनेगा क्योंकि नीदरलैंड जो है बहुत ही ज्यादा छेड़ के ले रहा है इंडिया को, ठीक है, ध्यान में रखना है।
ऐसा नहीं है कि नीदरलैंड छेड़ के ले रहा है, तो इसी वजह से नीदरलैंड और हमारे 75 ईयर्स भी कंप्लीट हो चुके हैं, तो वो भी एक इवेंट था। दैट्स व्हाई नीदरलैंड इस साल न्यूज में है। और द हिंदू के दो तीन न्यूज मैंने देखे कि जहाँ पे नीदरलैंड के साथ हमारी कोई ना कोई बातचीत चली रही थी। दैट्स व्हाई ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, ध्यान देना है, ठीक है। नोबेल प्राइज आप 2020 का देखो तो रॉजर पेनरोज ब्रिटिश, ठीक है, रेनहार्ड गेंजिल जर्मनी और एंड्रिया गेज यूएसए के। तो इनको फिजिक्स में मिल रखा है। इन्होंने डिस्कवरी की थी ब्लैक होल की, ठीक है, ब्लैक होल की। ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल समझो, जैसे ब्लैक होल की डेफिनेशन कुछ इस तरह से है, अगर हमारे सोलर मास, ठीक है, जो हमारा सोलर मास है, ठीक है, जो हमारा सोलर मास है उससे कई गुना, कितना गुना? 1.4 टाइम्स, ठीक है। अगर 1.4 टाइम्स किसी स्टार का मास हो जाता है तो वो स्टार अनस्टेबल हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा और वो अचानक से विस्फोट में बदल जाएगा। विस्फोट होगा वहां पे, और विस्फोट होके ऐसा होगा कि इतनी ज्यादा ग्रेविटी आ जाएगी, इतनी ज्यादा ग्रेविटी उसके आसपास आपको दिखेगा कि सारा का सारा जो भी आसपास का जो भी कचरा वचरा भी होगा ना, वो पूरा खींच लेगा। मेरे पास ब्लैक होल की इमेज, लेट मी जस्ट सी, अगर अवेलेबल होगी तो। ब्लैक होल की इमेज नहीं दिख रही है, या ओवर ये है सबसे लेटेस्ट वाली जो ब्लैक होल की इमेज है, कुछ इस तरह से। तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यहाँ पे जो है ये लाइट को भी ऑब्जर्व कर रहा है ना, ये लाइट को भी ऑब्जर्व कर रहा है, ये दिख रहा है आपको, ये लाइट को भी ऑब्जर्व कर रहा है। तो इतनी ज्यादा हाई ग्रेविटी हो जाती है। ये चंद्रशेखर लिमिट पे, चंद्रशेखर जो है उन्होंने ये लिमिट दी थी कि भाई अगर सोलर मास, हमारा जो सोलर मास है, पूरा सोलर मास, उसका अगर 1.4 टाइम्स किसी स्टार का मास जा रहा है तो वो स्टार अनस्टेबल हो जाएगा, वो अचानक से कोलैप्स हो जाएगा और बहुत बड़ा ब्लैक होल बन सकता है। और स्पेस में इतने ज्यादा ब्लैक होल्स अभी हाल फिलहाल इतना ज्यादा नजर आ रहा है, और हाल फिलहाल ना स्पेस में मुझे बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। तो आजकल ना बहुत ज्यादा सुनने को मिल रहा है ये कि एलियन इन्वेजन हो रहा है, लाइक कि एलियन शिप जो है अचानक से गुजर रही है पृथ्वी से, लाइक कि पृथ्वी को टच करके जा रही है। आप लोगों ने भी पढ़ रखा होगा। तो ये चीजें बहुत ज्यादा सुनने को मिल रही है। अब ये ज्यादा जब चीजें सुनने को मिलती है ना बच्चों, तो उसके क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते, तो आपको ब्लैक होल से मे भी इंटरलिंक होकर क्वेश्चन बनेगा, ठीक है, ध्यान रखना। सो ब्लैक होल में इन्होंने डिस्कवरी की थी, दैट्स व्हाई इनको 2020 का जो है फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला है। रॉजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजिल, एंड्रिया गेज, ठीक है। देन केमिस्ट्री में इमैनुअल कारपेंटरी फ्रांस के, जेनिफर ए डुडना यूएसए के फॉर देयर वर्क ऑफ डेवलपमेंट ऑफ क्रिस्पर कैस9 अ मेथड ऑफ जीनोम एडिटिंग। अब ये जीनोम एडिटिंग क्या बोला है? तो देखो, ये आपका डीएनए है, ठीक है। अभी डीएनए में जो सबसे छोटा पार्ट होता है, दैट्स कॉल्ड जीन। ये जीन जो है हमारी बात करने का तरीका, जैसे मैं जिस तरह से मैं दिखती हूँ, या मैं जिस तरह से मेरी आवाज है, जितनी मेरी हाइट है, स्किन कलर है, लाइक कि मेरा पूरा जितना भी आउटर अपीयरेंस है, इंटरनल अपीयरेंस है, मेरे खानदान का जो इंटरनल अपीयरेंस, आउटर अपीयरेंस है, ये किस वजह से? बिकॉज ऑफ जीन। हम अलग क्यों दिखते हैं? हमारे जीन की वजह से। ऐसे नहीं कि जीन जो है सबके अलग अलग है, नहीं, 98% जो जीन होते हैं वो सबके सेम होते हैं, बस 2% का डिफरेंस आता है। दैट्स व्हाई आप आपकी तरह दिख रहे हो, मैं मेरी तरह दिख रही हूँ। समझ में आ रहा है मैं क्या कहना चाहती हूँ? कि जो डिफरेंस क्रिएट हो रहा है ना, वो जीन की वजह से क्रिएट हो रहा है। वो भी बहुत ही कम पोर्शन होता है उसका, 2% के आसपास, 2 नहीं 1.5% के आसपास ही उसका परसेंटेज होता है। तो ये जीन जो है आपका पूरा आउटर अपीयरेंस, आपका इनर अपीयरेंस, जो भी बात करने का आपका तरीका है, बात करने का तरीका नहीं, सॉरी, जो आपका आवाज है, ये आपका जीन पे डिपेंड करता है। तो सपोज ऐसा है कि कभी कभी जेनेटिक बीमारियां बहुत ज्यादा हो जाती है। क्या होती है? जेनेटिक बीमारियां। अब वो जेनेटिक बीमारियां कैसे खत्म की जाए? ऑफकोर्स जीन एडिट करके ही तो खत्म करोगे। उस जीन को ये निकालते हैं, उसका जीन का फ्रेगमेंटेशन करते हैं, उस जीन में एडिटिंग करते हैं, और उसके लिए जो सीजर यूज करते हैं उसको कहते हैं क्रिस्पर कैस9, ठीक है, क्रिस्पर कैस9 ये सीजर यूज करते हैं। तो इसमें सॉरी ओके, तो इसके लिए इन दोनों ने एक्चुअली बहुत बढ़िया काम कर रखा है। फ्रांस से एक बिलोंग करती है और एक यूएसए से बिलोंग करती है। इमैनुअल कारपेंटरी फ्रांस एंड जेनिफर ए डुडना यूएसए से। तो इन्होंने जीनोम एडिटिंग के ऊपर बहुत बढ़िया काम कर रखा है, इसलिए इनको 2020 का केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिल रखा है,
ठीक है, ध्यान में रखना है आपको सबको ये सारे नाम। अब ये क्यों मिल रखा है, इसके पीछे की छोटी छोटी कहानी मैं बता रही हूँ, तो आपके दिमाग में वो चीजें बैठ जाएंगी। ओके, मेडिसिन में हार्वी जे अल्टर, ठीक है, ये यूएसए से बिलोंग करते हैं। माइकल ह्यूंग टोंग, ब्रिटिश है ये, ठीक है। देन चार्ल्स एम राइस, यूएसए से बिलोंग करते हैं, रिसीव प्राइज फॉर द डिस्कवरी ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस। तो देखो हेपेटाइटिस जो है ये आजकल बहुत ही ज्यादा न्यूज में है। 5 टाइप की हेपेटाइटिस होते हैं, ए बी सी डी ई, ठीक है, ए बी सी डी ई। इसमें बी जो होता है वो बहुत ज्यादा हार्श होता है, बहुत ज्यादा डेंजरस होता है, ठीक है। और इसमें कुछ नहीं, लीवर खराब होता है आप लोगों का। अगर आप किसी को सुनने में मिले और ये वायरल डिजीज है तो किसी को भी हो सकती है, और ये इंटरकोर्स से भी होती है। लेकिन अगर किसी को है, ठीक है, सपोज किसी को हेपेटाइटिस है और उन्होंने सेक्सुअल रिलेशनशिप रखी किसी और के साथ, तो उस बंदा या उस बंदी को भी हो सकता है। या वायरल, अगर जैसे कि मैंने कहा कि हेपेटाइटिस सी वायरस के बारे में इन्होंने खोज कर रखी, तो ये वायरस की वजह से भी होती है। तो जो ये हेपेटाइटिस है आजकल ये एचआईवी से भी ज्यादा डेंजरस हो चुका है, ठीक है। हेपेटाइटिस जो है ये एचआईवी से भी ज्यादा डेंजरस हो चुका है, या फिर मैं ऐसे कहूँ कि ये सबसे ज्यादा डेंजरस बीमारी हुई है दुनिया में हेपेटाइटिस से रिलेटेड। क्योंकि आपको पता ही नहीं चलता यार कि आपको हेपेटाइटिस है, जब तक आप लाइक थोड़े बीमार नहीं पड़ जाते और फिर किसी तरह का टेस्ट वगैरह नहीं होता, तब तक पता नहीं चलता है। मेरे पर्सनल एक जानने में व्यक्ति है, उनको पता ही नहीं कि उनको हेपेटाइटिस है, ठीक है। अचानक उनको चक्कर आके गिर गए वो, और फिर ऑफिस में ही हुआ था, चक्कर आके गिर गए, एंड देन उनका टेस्ट वगैरह हुआ, तो देन ही लाइक कि उनके पूरे घर वालों को और उनको पता चला कि भाई उनको हेपेटाइटिस जैसा कोई है। तो फिर जांच की गई कि भाई क्यों है, कैसे, तो वो वायरल डिजीज है, दैट्स व्हाई उनके किसी नाना जी को समथिंग लाइक दैट उनको था, तो फिर उनको आया ऐसे करके। तो ये ऐसे भी ट्रांसफर हो सकता है, तो ध्यान में रखना है। तो हेपेटाइटिस एक बहुत ही ज्यादा लाइक डेंजरस बीमारी बन के आ रही है अभी फिलहाल के लिए। तो ये एक कंसर्न है, ठीक है, एक कंसर्न है, और साइंटिस्ट बहुत ही ज्यादा इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं कि भाई इस तरह की बीमारी ना फैले, ठीक है, हेपेटाइटिस जैसा कोई चीज ना फैले। तो हार्वी जे अल्टर, ठीक है, अल्टर, माइकल ह्यूंगटोंग, चार्ल्स एम राइस रिसीव प्राइज फॉर हेपेटाइटिस सी वायरस के डिस्कवरी के लिए, ठीक है, मेडिसिन में। देन लिटरेचर में नोबेल प्राइज इन लिटरेचर वाज अवार्डेड टू लुइस ग्लुक, ठीक है, लुइस ग्लुक। ये देखो अमेरिका की ये पोएट है, ठीक है, ये पोएट है, कवियत्री है, इनको मिल रखा है फॉर हर अनमिस्टेकेबल पोएटिक वॉइस दैट विद अस्टर ब्यूटी मेक्स इंडिविजुअल एग्जिस्टेंट यूनिवर्सल, ठीक है। तो इतना ध्यान रखना है, इनका नाम आपको पूछा जाएगा, अब्दुल रजाक गुरना और लुइस ग्लुक, इन दोनों का नाम याद रखो जब तक 2022 वाला आपको रिलीज नहीं होता है अवार्ड, ठीक है, तब तक आप इनका नाम याद रख सकते हो। और पीस के लिए देखो नोबेल प्राइज पीस, ये वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इनको मिलना लाजमी था, और इन्होंने बहुत ही बढ़िया काम किया है। 2020 में जो कोविड हिट हुआ था, तो आपको भी पता है कि लोगों को हंगर की वजह से, भूखमरी की वजह से बहुत ज्यादा लोगों की, एक तरह से आप कह सकते हो कि बहुत ही ज्यादा त्रासदा जो है वो देखने को मिली है। तो इन्होंने 2020 में क्या किया था, 2020 और 2021 में भी, ठीक है, इन्होंने जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, ये एक संस्था है, उनको नोबेल का पीस प्राइज मिला है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज्यादा एफर्ट लगाया ग्लोबल हंगर कम करने के लिए ड्यूरिंग कोविड टाइम, ठीक है, ड्यूरिंग कोरोना वायरस पैंडेमिक टाइम विच हैज स्वेप्ट अराउंड द वर्ल्ड विद द डेवास्टिंग इम्पैक्ट। हमने देख रखा है कि कितना भयानक इम्पैक्ट था। देन ये जो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है ये 1961 में, ठीक है, 1961 में एस्टैब्लिश हो चुकी है ये संस्था, एंड इसका जो हेडक्वार्टर है रोम में है। देखो फूड से रिलेटेड जितने भी आप ये देखोगे ना, संस्थाएं देखोगे, उनका हेडक्वार्टर रोम में ही है। तो आपको एग्जैक्टली अगर क्वेश्चन बनता है ना, तो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम से नहीं क्वेश्चन बनेगा। अब इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर, तो वो क्या पूछेगा कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है ये संस्था का हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो रोम इटली, ठीक है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो वो भी याद रखना है, रोम इटली, ठीक है, रोम इटली। तो ये इंटरलिंक करके क्वेश्चन है, ये अलग से क्वेश्चन है, बस यहाँ पे ध्यान रखने के लिए मैंने बता दिया आप लोगों को, मेरे ध्यान में आ गया इस वजह से, ठीक है। तो इन्होंने 2020 में बहुत बढ़िया काम कर रखा है, दैट्स व्हाई इनको नोबेल का पीस प्राइज मिला है। इकोनॉमिक साइंसेस में पाउल R, ठीक है, मिलग्रोम USA के, और रॉबर्ट B विल्सन USA के, दोनों भी USA के हैं, इन लोगों को मिल रखा है, वर अवार्डेड नोबेल इकोनॉमिक साइंस फॉर इम्प्रूवमेंट्स टू ऑक्शन थ्योरी। ऑक्शन जो ऑक्शन होता है ना, क्या कहते हैं उसको, जो बोली लगाई जाती है, ठीक है, किसी पेंटिंग को खरीदने के लिए जो बोली लगाई जाती है, तो उसमें किस तरह से इम्प्रूवमेंट लाना है उसके बारे में इन्होंने खोज कर रखी है। एक इनका जो है, इनकी एक रेफरेंस पेपर वगैरह दोनों ने रिलीज किया था।
दैट्स वाई इन लोगों को इन्वेंशन किया, ठीक है, इन्वेंट किया फॉर न्यू ऑक्शन फॉर्मेट। दैट्स वाई इन लोगों को इकोनॉमिक साइंसेस का नोबेल का 2020 का प्राइज मिल रखा है, ठीक है। तो पॉल आर मिलग्रोम और रॉबर्ट बी विल्सन। तो आप कैसे याद रखोगे, पॉल और रॉबर्ट को, दोनों यूएसए से है और इकोनॉमिक साइंसेस का ये नोबेल प्राइज ले चुके हैं 2020 का। ऐसे करके कुछ भी ट्रिक बना के याद कर सकते हो, फिर वो कुछ भी कैसी भी ट्रिक हो सकती है, बस याद करने से मतलब है हमको, ठीक है। तो ये इनके बारे में दे रखा है मैंने, WEM के बारे में, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, WFP के बारे में, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम की इतने इतने मिलियन लोगों को जो है इन्होंने 80+ कंट्रीज में खाना वाना बांटा। जैसे आप देखो ना कि 80 करोड़ लोगों को, ठीक है, सरकार ने जो डेटा रिलीज किया था, कहा था कि 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन देने की जरूरत है ड्यूरिंग कोविड, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि भाई 130 करोड़ 135 करोड़ की जनता में 80 करोड़ लोगों को अगर फ्री राशन देने की जरूरत है, तो पूरी दुनिया में जितने लोग हैं, तो उन लोगों को कितनी ज्यादा जरूरत आन पड़ी होगी। और उन लोगों की भूख को मिटाने के लिए, उन लोगों की जो ग्लोबल हंगर है, ठीक है, उसको मिटाने के लिए WFP मतलब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम जो है, इस संस्था ने काम किया है। तो ये लाजमी था कि इनको इस साल का नोबेल प्राइज मिलता, ठीक है। तो ये मैंने इनके बारे में लिख रखा है। कुछ फैक्ट्स है, जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है, अल्बर्ट आइंस्टाइन जो है, इनको नोबेल प्राइज जो मिल रखा है फिजिक्स में 1921 में। तो लोगों को अगर मैं पूछूं तो ना, मोस्टली लोग बोलेंगे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए मिला है। नहीं भाई, उनको फोटो इलेक्ट्रॉन्स की जो खोज की थी उसके लिए मिला है, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के मिला है इनको नोबेल का जो फिजिक्स का प्राइज है, ठीक है, 1921 का। It is a phenomena in which electrons are ejected from the surface of metal when light is incident on it। मतलब लाइक ये सरफेस है, ठीक है, ये मेटल का कोई सरफेस है और इसके ऊपर अगर लाइट आ रही है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से उड़ेंगे, इजेक्ट होंगे उस जगह से। तो इसको कहते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और इसकी खोज की थी अल्बर्ट आइंस्टाइन जी ने। दैट्स वाई इनको नोबेल का प्राइज मिला है, ना कि जो इनकी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के लिए। ध्यान रखना है, नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स फॉर 1921 टू अल्बर्ट आइंस्टाइन फॉर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन्स की खोज की थी उन्होंने। देन कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट, जैसे मैरी कुरी, ये फर्स्ट वुमन थी, ठीक है, मैरी कुरी जो थी ये फर्स्ट वुमन थी जिन्होंने नोबेल प्राइज जीता है। और इनको नोबेल प्राइज इन्होंने 2 बार जीता है, 1903 में और 1911 में। 1903 में जो जीता है फिजिक्स में, और 1911 में जीता है केमिस्ट्री में, ठीक है। तो मैरी कुरी की जो डेथ हुई है वो भी जो रेडियो एक्टिव, ठीक है, रेडियो एक्टिव जो वेव्स होती है उनके वजह से हो रखी है। बट हमको सिर्फ इतना याद रखना है कि पहली महिला, ठीक है, पहली महिला जिनको नोबेल प्राइज मिला है तो मैरी क्यूरी। देन सेकेंड इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पे, मलाला यूसुफजई ये यंगेस्ट पर्सन है जिनको नोबेल प्राइज मिला है, ठीक है, यंगेस्ट पर्सन है जिनको नोबेल प्राइज मिला है। 17 साल की उम्र में इनको नोबेल पीस प्राइज मिला था 2014 में। इन्होंने शेयर किया था इंडिया के कैलाश सत्यार्थी जी के साथ इस नोबेल प्राइज को, नोबेल पीस प्राइज को। तो आपको अगर क्वेश्चन बने इनसे, अभी अगर ग्रेटा थनबर्ग को मिलता ना, क्योंकि ग्रेटा थनबर्ग 2-3 बार नॉमिनेट भी हो चुकी है नोबेल पीस प्राइज के लिए, लेकिन उनको मिला नहीं। अगर मिलता तो फिर ये रिकॉर्ड टूट जाता। दैट्स वाई ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि अगर उनको मिलता तो ये रिकॉर्ड टूट जाता, ये न्यूज में था। तो फिर मलाला यूसुफजई को कंसिडर करना पड़ता है हम लोगों को, ठीक है, ये पूछा जा सकता है। तो 17 साल की उम्र में, महज 17 साल की उम्र में इनको नोबेल का पीस प्राइज मिल रखा है, ठीक है, नोबेल का पीस प्राइज मिल रहा है मलाला यूसुफजई को। और सबसे ओल्डेस्ट, ठीक है, सबसे ओल्डेस्ट है जॉन बी गुड इनफ, ठीक है, जॉन बी गुड इनफ 97 ईयर की एज में, ठीक है, 97 ईयर की एज में इनको नोबेल का केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज मिल रखा है 2019 में, ठीक है, ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है फैक्ट। चलो, ये इतनी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना है आप लोगों को। अच्छा, इंडिया का जो पहला फिजिक्स का नोबेल प्राइज है, ठीक है, इंडिया का पहला फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला था 1930 में, ठीक है, 1930 में रमन इफेक्ट के लिए सीवी रमन जी को, सीवी रमन जी को। इनका जो है, इनको सीवी रमन जी ने ये 28 फेब 1928 को डिस्कवरी की थी। दैट्स व्हाई हम 28 फेब को नेशनल साइंस डे डिक्लेयर करते हैं, ठीक है, नेशनल साइंस डे जो है हम उसको मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 28 फेब को ये डिस्कवरी हुई और इंडिया का पहला नोबेल का फिजिक्स का जो प्राइज है वो मिला हमको 1930 में, बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस इफेक्ट। तो ये स्कैटरिंग ऑफ लाइट के बारे में बताते हैं कि भाई लाइट जो है वो स्कैटर करती है,
लाइट सिर्फ ऐसे ही नहीं पैरेलली या फिर लीनियर मोशन में ही नहीं जाती है, वो स्कैटर करती है। अगर उसको किसी का धक्का लगता है तो वो स्कैटर होती है। इस तरह से चीजें तो ये आप लोगों ने पढ़ रखा होगा, 7वीं 8वीं में ही पढ़ लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये सारी चीजें देन नोबेल का देखो आपको ध्यान रखना है कि नोबेल जो है वो स्वीडन और नॉर्वे दोनों मिलके देते हैं। 1901 से शुरू हुआ है ये, ठीक है, 1901 से शुरू हुआ है। मोस्टली स्टैटिक से ज्यादा इसमें डायनामिक पोर्शन पूछा जाता है, और डायनामिक पोर्शन मैंने आपको यहाँ पे लिखा के दिया है टेलीग्राम पे, इसका पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी। 2020 और 2021 के दोनों भी जो नोबेल है वो याद कर लो, एज इट इज रट्टा मार लो, क्योंकि मैंने एक भी शब्द यहाँ पे एक्स्ट्रा नहीं दिया आप लोगों को। मैंने उतना ही दिया है जितना एग्जाम के लिए रिलेवेंट है। एक्स्ट्रा तो मैं बहुत ज्यादा दे देती, पूरा का पूरा जो वेबसाइट है मैं पढ़ के मैंने ये जो है एक्सट्रीम, वो कहते हैं ना दूध पे की मलाई, मैंने आप लोगों को दिया है। तो प्लीज थोड़ा सा लाइक की इसको पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा, अच्छे से पढ़ लेना आप लोग। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर दिस वीडियो, लाइक दिस वीडियो, प्लीज कीप रिवाइजिंग। थैंक यू।